नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। और आज मनी सेंट्रल की पूरी पड़ताल करेंगे, पूरी बात को समझने की कोशिश करेंगे। और इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। आज से घी, पनीर खरीदने से लेकर कार और एसी खरीदना सब कुछ सस्ता हो गया है। सरकार ने 3 सितंबर को जीएसटी में कटौती का ऐलान किया था, जो आज से लागू हो गई। कहा जा रहा है कि सरकार के इस कदम से 2.5 लाख करोड़ की बचत होगी। लेकिन इन सबके बीच सीएजी यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आई। क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशंस को लेकर। कहा जा रहा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय अमेरिका के दौरे पर हैं। उनके साथ पीयूष गोयल भी अमेरिका पहुंचे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद पहली बार जयशंकर की ये अमेरिकी यात्रा है। क्या कुछ निकलने वाला है इस मीटिंग से, विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। और अंतिम में चर्चा करेंगे रेटिंग एजेंसी मूडीज की बड़ी चेतावनी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चेतावनी दी है कि अमेरिका में मंदी की संभावना जो है वो 48% तक पहुंच गई। ये साल 2020 के बाद का सबसे हाई लेवल यानी उच्चतम स्तर। किस डेटा के आधार पर मूडीज ने ये बड़ी भविष्यवाणी की, इसको भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। भारत के टैक्स सिस्टम में आज से बड़ा बदलाव जो है वो लागू हो गया है। देश भर में नया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी 2.0 अब लागू हो चुका है। मोदी सरकार ने टैक्स के पूरे ढांचे को सरल बनाया ताकि आम लोगों को राहत मिले और चीजें सस्ती हो सके। इस बदलाव को जीएसटी काउंसिल ने सितंबर की शुरुआत में मंजूरी दी थी। इसका सीधा असर बाजार पर पड़ेगा। प्रवीण सर, कल ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि देश के गरीब, मध्यम वर्गीय, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं और व्यापारियों को बचत उत्सव का फायदा होगा। त्योहार के इस मौसम में सभी का मुंह जो है वो मीठा होगा। सबसे पहले सर, आपसे इस रिपोर्ट पर, इस जो पूरी संस्करण है, इस पर आपका की टेक अवेज लेना चाहेंगे। उसके बाद हम लोग सीएजी वाली रिपोर्ट पर चलेंगे। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो जीएसटी कट किया है वो एक लंबे वक्त से पेंडिंग चीज़ थी, जिसको लेके विपक्षी दल भी कह रहे हैं कि आपने साहब 2017-18 में 11 लाख करोड़ रुपए जुटाए, उसके बाद से आप हर साल, और अभी आके आप 22 लाख करोड़ रुपए आप सालाना जुटा रहे हैं। अब आप कह रहे हैं इस बात को कि जो इसको सिंप्लीफिकेशन ज़रूरी था, सरकार ने बड़ा रिफॉर्म किया, लोगों के हाथ में पैसे दिए, तो जो पैसा आपने पहले लिया क्या वो गलत था? तो ये एक बड़ा सवाल ज़रूर उठ रहा है कि सरकार का जो कदम है, लेकिन बड़ा कदम है, रिफॉर्म की दिशा में उठाया गया, अब तक का सबसे बड़ा कदम है, लेकिन ये बहुत देर से उठाया गया कदम है। अब चूंकि इकोनॉमी भी एक मुश्किल से दौर में है, चूंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं, इंटरनल फैक्टर्स भी हैं, घरेलू लेवल पे भी डिमांड सबड्यूड बनी हुई है पिछले 1.5 साल से। ऐसे में ये कितना थ्राइव करता है, कितना बूस्ट देता है इकोनॉमी को, जिसको खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि 2.5 लाख करोड़ रुपए की सेविंग जो है वो इकोनॉमी में आम लोगों के हाथ में होने वाली है। कहा जा रहा है सर कि महीने में 2 से 3 हज़ार रुपए जो है, बिल्कुल 3,000 4,000 डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपेंडिचर, आपका रोजमर्रा का खर्च कितना है उस हिसाब से आपकी सेविंग भी है। जिन परिवारों की, मान लीजिए, जो ज़्यादा उच्च मध्य वर्ग में आते हैं या जिनकी कमाई ठीक है, जाहिर तौर पर उनका हर महीने का खर्च भी उसी रेस्पेक्ट में ज़्यादा है। जो कम आय वर्ग वाले परिवार है उनका कम खर्च है, लेकिन वहाँ भी बचत है आपका। और जो बड़े लेवल पे जिनके ज़्यादा खर्चे हैं, 2,000 से लेके 4-5 हज़ार रुपये तक मंथली का बचना एक ऐसा माना जा रहा है जो कि पक्की चीज़ है। विशाल जी, चलिए सर, अब सीएजी वाली रिपोर्ट है उसको भी समझ लेती है। देखिए, भारत के जो सीएजी है, जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, उन्होंने एक नई रिपोर्ट जो है वो पेश की। ये रिपोर्ट कहा जा रहा है कि डरावने वाली है। कैग के आंकड़ों से पता चला है कि पिछले 10 सालों में सभी 28 राज्यों का कुल जो कर्ज है वो बहुत बढ़ गया। 2013-14 में ये जो कर्ज था वो 17.57 लाख करोड़ रुपए था, और ये 2022-23 में ये बढ़कर 59.60 यानी लगभग 60 लाख करोड़ रुपए हो गया है सर। कैग के संजय मूर्ति ने ये जो रिपोर्ट है स्टेट फाइनेंस सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस में जारी की। रिपोर्ट में राज्यों की जो वित्तीय स्थिति है सर, उसका विश्लेषण किया गया। प्रवीण सर, इस एनालिसिस को भी हम आपके चश्मे से, आपके लेंस से समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो बोझ आ रहा था सर, जीएसटी के
मामला भी अगर हम लोग जो देख रहे थे उसके बाद कहा गया कि 48,000 करोड़ का जो लॉस होगा और तमाम तरह की जो बातें थी वो सामने आ रही थी। उसके बाद अब स्टेट्स का ये आंकड़ा आना ये कितना चिंताजनक है, हम आपसे समझना चाहेंगे। नहीं, देखिए कैग की जो रिपोर्ट आई है 10 साल का, जिसमें राज्यों के कर्ज का लेखा जोखा दिया गया है, उसमें ये बताया गया है कि पिछले 10 साल में राज्यों की जो बोरोइंग्स है या उधारी है वो 3 गुने से ज़्यादा बढ़ी है। 3.39 टाइम्स जो है वो राज्यों का कर्ज बढ़ा है। ये बताता है कि किस तरह से राज्यों के जो फिस्कल डिसीजंस हैं वो उनके खजाने पर असर डाल रहे हैं। अब दो तरीके की चीज़ें होती है, एक तो आप जो कर्ज ले रहे हैं क्या वो कैपेक्स में जा रहा है, या तो आप उससे ऐसे पूंजीगत खर्चे कर रहे हैं जो कि राज्य में जॉब क्रिएशन हो या इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन हो, जिससे लंबे वक्त में आपको रिटर्न मिलेंगे, रेवेन्यू मिलेंगे, उसको खड़ा करने में के लिए आप पैसा ले रहे हैं, या फिर आपका जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल हो रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है उसके लिए आप ये पैसा उठा रहे हैं। तो यहाँ से कुछ बड़े सवाल विशाल पैदा होते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। क्या सर आपसे मैं जानना चाहूँगा कि किन राज्यों पर सबसे ज़्यादा कर्ज है और किन पर सबसे कम, ये वाला भी डेटा दे दीजिए। बिल्कुल। स्टेट, देखिए एक चीज़ ये समझिए कि स्टेट्स की जो जीडीपी है उसके लगभग 23% पर अगर हम ऑन एन एवरेज देखेंगे तो 23% पे ये कर्ज पहुंच गए हैं। इसको अब आप ऐसे समझिए कि 15वें वित्त आयोग की जो सिफारिशें थी एन.के. सिंह की अगुवाई वाले जो 15वां वेतन आयोग था, उसने ये कहा था कि कर्ज का जो लेवल है वो केंद्र के लिए आपकी जीडीपी, डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो 40% हो सकता है, राज्यों के लिए 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जब आप एवरेज देख रहे हो तो वो 23% पे जा रहा है। तो यहाँ पे एक ये जो खतरे की घंटी है यहाँ वो बजती हुई नज़र आती है। दूसरा, जो रेवेन्यू का परसेंटेज पे अगर आप देखेंगे, जो राज्यों के रेवेन्यू आ रहे हैं उसके अगर आप परसेंटेज में देखेंगे तो ये 150% पे पहुंच गया है कर्ज। जी। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है। और तीसरी चीज़ फिर अगर आप इनको देखेंगे कि जो पंजाब हो गया, नागालैंड हो गया और पश्चिम बंगाल से सबसे ज़्यादा कर्ज लेने वाले राज्यों की अगर मैं बात करूँ तो पंजाब 40.35% है, नागालैंड 37.15 है। ये आपकी जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो ये बता रहा है कि आपका जो जीडीपी है उसके 40% के आसपास आपका कर्जा पहुंच गया है। एग्जैक्टली सर। सबसे कम कर्ज लेने वाले राज्यों में अगर मैं देखूं लिस्ट तो उड़ीसा सबसे पहले है सर 8.45%, उसके बाद है महाराष्ट्र 14.64% और उसके बाद आता है गुजरात 16.37%। तो इन दोनों डेटा पर भी अगर आपका एक दो कमेंट आ जाए सर कि इन राज्यों में ये राज्यों के देखिए फिस्कल फैसलों को आप किन मद पे इस पैसे को खर्च कर रहे हैं जो आपका रेवेन्यू आ रहा है, और किस वजह से आपको ज़्यादा कर्ज लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आखिर आप जब देखिए जो 11 राज्यों ने जो बोरोइंग है उसका अपना जो इस्तेमाल है वो आपके करंट जो एक्सपेंडिचर्स हैं उसमें इस्तेमाल किया इस कर्ज को के लिए। जी। तो जबकि बेहतर ये होता है कि आप कर्ज जो ले रहे हैं उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर केपेक्स में उस पैसे को लगाएं जिससे कि राज्य ग्रोथ करे। या तो ये भी तो हो सकता है सर कि अगर जो पुराने कर्ज लिए हों उसके ब्याज को चुकाने के लिए फिर नया कर्ज लिया जाए, वो भी अगर है तब भी गलत है, ये आप बात समझिए। और इस तरह से भी अगर आप जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है उसकी भरपाई करने के लिए भी अगर आप कर्ज ले रहे हैं तो वहाँ पे भी गड़बड़ियाँ दिखती हैं। कुल मिलाकर राज्यों के लिए स्थिति इस वक्त जो है कर्जों के लिहाज से है वो थोड़ी चिंताजनक दिखाई देती है। विशाल, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते जो हैं पिछले कुछ महीने से जो है वो चर्चाओं में, खासतौर पर टैरिफ और H-1B वीज़ा के जरिए भारत को जिस तरह का तनाव जो है अमेरिका की ओर से झेलना पड़ रहा है उसके बाद दोनों देशों के रिश्ते जो हैं प्रभावित हुए। इस बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और वाणिज्य मंत्री जो हैं पीयूष गोयल अमेरिका पहुँचे हैं, जिससे उम्मीद है कि नए व्यापार समझौते पर बातचीत जो है वो तेज़ होगी। प्रवीण सर, 16 सितंबर को ही अमेरिका के जो चीफ ट्रेड नेगोशिएटर की जो टीम थी वो भारत आई थी, जहां समझौते के कई पहलुओं पर चर्चा भी हुई थी। तो क्या इसी का हम समझें कि ये फॉलोअप स्टोरी है कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि ये भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील है उसके लास्ट लेग की बातचीत हो, यानी अंतिम चरण की ये बातचीत हो सकता है, साबित हो। रिपोर्ट्स इस तरह की आ रही हैं कि अमेरिका की तरफ से भारत पर ये दबाव है कि आप जल्द से जल्द इस ट्रेड डील को कंप्लीट करें, पूरा करें, क्योंकि
कई चरणों में ये बातचीत हो चुकी है। बार बार दोनों देश के अधिकारी, राजेश अग्रवाल जो भारत के चीफ नेगोशिएटर है, उनका अमेरिका जाना हुआ, फिर वहाँ की टीम आई, लेकिन वो जो एक डील है उसको क्लिंच दोनों देश अभी तक नहीं कर पाए। और अब शायद आखिरी दौर की बातचीत या बिल्कुल फाइनलाइज करने के लिए संभवतः पीयूष गोयल जो है कॉमर्स मिनिस्टर जो है वो अमेरिका है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी बात विशाल ये है कि कॉमर्स मिनिस्टर का जो अमेरिका का दौरा है वो ऐसे वक्त पे हो रहा है जबकि अमेरिका ने H1B वीज़ा पे एक बहुत बड़ा जो ऑर्डर, जो एग्जीक्यूटिव 1 लाख अमेरिकी डॉलर, 88 लाख रुपए के आसपास का सर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो 1 लाख डॉलर का है उसको पास किया है। और ये सबसे ज़्यादा इसका अगर कहीं इम्पैक्ट है तो वो भारत पर इम्पैक्ट है। आज आप मार्केट्स को भी देख लेंगे तो मार्केट्स में तगड़ी लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की बिकवाली सिर्फ और सिर्फ आईटी स्टॉक्स में दिखाई दे रही है। आईटी इंडेक्स में भी भारी पिटाई देखने को मिल रही है सर। और अभी ओवरऑल मार्केट की तेज गिरावट का शिकार हुआ है और उसके पीछे एक बड़ा जो फैक्टर है वो H1B वीज़ा है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स और वो जो जानकार है वो भले ये कह रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट बहुत लिमिटेड है, लेकिन इसका इम्पैक्ट होने वाला है क्योंकि देश की जो आईटी इंडस्ट्री है वो बड़े तौर पर अमेरिका के साथ जो कारोबार है उस पर डिपेंडेंट है। सर कल अभी हम लोगों ने जो चर्चा कर रहे थे सर, जो मोदी साहब का जो संबोधन था उसके बाद कहा जा रहा था कि 73% जो इंडियंस हैं वो फुल्ली तरह से डिपेंडेंट है H1B वीज़ा लेने के मामले में। उसके बाद इसका चाइना का असर नंबर है, देखे TCS है, इन्फोसिस है, इन 2 कंपनियां, ये टॉप 2 ऐसी कंपनियां जो H1B वीज़ा पे सबसे ज़्यादा लोगों को वहाँ पे रखते हैं। जी चलिए सर आगे बढ़ते हैं। एक और जहां अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया के तमाम देशों पर टैरिफ बम फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और बड़े बड़े दावे करते हुए धौंस भी दिखा रहे हैं, तो वहीं ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने उन्हें बड़ा झटका दिया है। अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में मूडीज़ ने चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका जो है गंभीर मंदी की कगार पर पहुंच गया। हालत अब ये हो गया है कि अमेरिका में मंदी की संभावना जो है 48% तक पहुँच गई, जो साल 2020 के बाद का सबसे उच्चतम स्तर है। प्रवीण सर अब क्या करेंगे ट्रंप साहब? नहीं, ये इस चीज़ को लेके जो आशंकाएं और जो सवाल थे वो लगातार उठ रहे थे कि जो पॉलिसीज़ हैं, अब देखिए एक जो नया झटका है भारत के लिहाज से अगर इसको समझे हम, तो जो वीज़ा का जो पूरा मसला है, आखिर अमेरिकन ग्रोथ में किन लोगों की हिस्सेदारी है, जिसको लेके अमेरिका के भी जो बड़े बिजनेस एलन मस्क साहब ने भी इसकी निंदा की। हाँ, तो इस तरह के लोग भी अब इस चीज़ की आलोचना कर रहे हैं कि आखिर जिन माइग्रेंट्स ने आपको बनाया, खड़ा किया अमेरिका को, और एक मल्टीकल्चरलिज्म जिसको बोलते हैं उसको लेके वहाँ आए, अमेरिकन सोसाइटी में जो विविधता है, बहुलतावाद जैसे बोला जाता है हिंदी में, उसको कायम किया। वहाँ पे आप उस पर एक बड़ा हैमर चला रहे हैं, एक बड़ा उस पर जो प्रहार कर रहे हैं। ये हाई स्किल्ड वर्कफोर्स है जो अमेरिका जाती है और फिर वहाँ पे नासा हो गया, वहाँ के स्पेस को लेके हो, चाहे डॉक्टरी हो, तमाम तरह के जो हाई स्किल्ड लेबर है वहाँ ये लोग आपको हेल्प करते हैं। अब अगर 1 लाख डॉलर की रिक्वायरमेंट हो जाएगी आपके पर वीज़ा, तो फिर वो आप समझिए कि वो डेटर करेगी इन तमाम कंपनियों को कि वो अमेरिका में जाके अपने एम्प्लॉयज़ को इस तरह से वो करें। तो ये समस्या भारत की कम है अगर हम केवल इसी परिप्रेक्ष्य में देखें, अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी इश्यू है कि आपकी ग्रोथ आखिर आएगी कहाँ से। जिस इनोवेशन का हब अमेरिका को माना जाता है वहाँ ये सबसे बड़ा झटका साबित होने वाला। और फिर वहीं से वो जो मार्क जेंडी की जो भविष्यवाणी आ रही है कि आप साहब एक बड़े मंदी के खतरे में धीरे धीरे जा रहे हैं, वहाँ वो चीज़ें फिर सही होती दिखाई देती। और प्रवीण सर आज से 3 वीक पहले यानी 3 सप्ताह पहले भी अगर आप देखें तो मूडीज़ की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि यूनाइटेड स्टेट्स के जितने भी स्टेट्स हैं उसके 1/3 जो स्टेट है वो मंदी की चपेट में आता हुआ दिख रहा है। उसके बाद का ये फॉलोअप स्टोरी है सर रिपोर्ट। इसमें एक बड़ी बात ये कही गई है कि अमेरिका का जो सबसे अमीर तबका है दरअसल वही खर्च कर रहा है और पूरी इकोनॉमी अब जो टिकी है वो उसी तबके के खर्च पे टिकी हुई है। जिस बात को हम यहाँ बार बार डिस्कस करते हैं कि भारत में साहब के शेप रिकवरी है या के शेप ग्रोथ है, कि अमीर तबका तो ऊपर चढ़ रहा है, गरीब तबका नीचे जा रहा है। ये चीज़ें अमेरिकन सोसाइटी के लिए या अमेरिकन इकोनॉमी के लिए अब बात आ रही है, जो मूडीज़ की रिपोर्ट में कही गई है कि जो अमेरिकन इकोनॉमी को पूरी को अब जो चला रहा है वो
अमीर तबका चला रहा है, अगर वो खर्च करना बंद कर दे या हाथ रोक ले तो वहां इकोनॉमी एक रिसेशन में, बड़े रिसेशन में चली जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी फिक्र है जो अमेरिकन इकोनॉमी के सामने इस वक्त पैदा हो रही है विचार। चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।